नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। जुम्मे की नमाज को लेकर वाराणसी में हाई अलर्ट। नान वापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई के आदेश के बाद एक्टिव मोड में पुलिस। बगैर माउथ गार्ड डॉग नहीं टहला सकते, नहीं लगाने पर लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी में जाएगा प्रस्ताव। भारत जोड़ो यात्रा का चंदा न देने पर दुकान तोड़ी। केरल में कांग्रेसियों ने सब्जी वाले का सामान फेंका। वीडियो सामने आने के बाद 3 कार्यकर्ता सस्पेंड। बेगूसराय गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। रांची भागने की फिराक में था केशव। 3 साथी भी पकड़े गए। एसपी बोले खुलासे चौंकाएंगे। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वाराणसी में ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई का कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आज पहला जुम्मा यानी कि शुक्रवार है। जुम्मे की नमाज को लेकर वाराणसी शहर में लेकर देहात तक हाई अलर्ट है। मिश्रित आबादी वाले जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएससी के जवानों के साथ ही एलआईयू को तैनात किया गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहने वाले ज्ञानवापी परिसर के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। ज्ञानवापी परिसर आसपास की गली पुलिस तैनात की गई है। चौक, दशाश्वमेध, लक्षा और कोतवाली थाने के थानेदार को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए फोर्स के साथ लगातार मूवमेंट करते रहने की पुलिस आयुक्त ने सूचना दी है। जिस किसी भी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो उससे तत्काल पूछताछ करने के लिए ताकीद की गई है। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने कहा कि पितृपक्ष चल रहा है, इसके चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही शहर में आम दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही है। इस हफ्ते ज्ञानवापी प्रकरण में भी कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है, इसलिए सभी चौकी इंचार्ज थानेदार और एसीपी को अलर्ट होकर करने के लिए कहा गया है। दोनों जोन के डीसीपी और डीसीएपी को भी फील्ड में सक्रिय कर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। अगर आप अपने पालतू कुत्ते को बाहर टहलाने ले जा रहे हैं तो माउथ गार्ड रहेगा। उसके बिना कुत्ते को बाहर टहलने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो लखनऊ नगर निगम उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। 18 सितंबर को होने वाली कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव लाएगा। पालतू कुत्तों के काटने के कई प्रकरण आने के बाद यह नियम बनाया जा रहा है। लखनऊ के जिला पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि जुर्माना लगाने के लिए सदन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रस्ताव पास होने के बाद शहर भर में अभियान चलाकर बगैर मास्टर डॉग टहलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कुत्ता पालने के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन के साथ पड़ोसी की एनओसी का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। अभी तक लखनऊ नगर निगम में कुत्ता पालने का लाइसेंस नस्ल के हिसाब से है। इसमें 200 रुपया, 300 रुपये और 500 रुपये है, लेकिन अब सबके लिए 1,000 रुपये का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसके अलावा एक घर में 2 से नहीं पाल जा सकते। लखनऊ में 6,300 लोग ने अब तक का रजिस्ट्रेशन करवा कर रखा है। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद नगर निगम की तरह यहां भी कुत्ते को माइक्रोचिप वाला डिजिटल लाइसेंस बनाया। इसमें चावल के दाने के बराबर चिप कुत्ते के शरीर में लगाई जाएगी। इसमें कुत्ते के साथ मालिक का पूरा डेटा रहेगा। इसमें चिप रीडर मशीन से कुत्ते के लाइसेंस के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार सुर्खियों में है। केरल के कोल्लम में एक दुकानदार ने यात्रा चंदा नहीं देने पर उसकी दुकान में तोड़ का आरोप लगाया है। दुकान
दुकानदार का नाम एस फवाज है और वे कोल्लम में सब्जी की दुकान चलाता है। तोड़फोड़ का वीडियो सामने आने के बाद केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने 3 एस फवाज ने कहा कि 14 सितंबर को कांग्रेस के कुछ लोग की दुकान पर चंदा मांगने लगे। दुकानदार ने 500 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने 2000 रुपये की मांग की। जब दुकानदार ने इतनी रकम देने से मना किया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की और सब्जी भी सड़क पर फेंक दी। पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में कुनी कोडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके मुताबिक दुकान में तोड़फोड़ करने वाले में यूथ कांग्रेस के महासचिव अनीस खान भी शामिल थे। खान ही अपने 5 साथियों को लेकर उनकी दुकान पर पहुंचे थे। चंदे की रकम न देने पर उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा कि हम दूसरी पार्टियों की तरह कॉर्पोरेट फंडिंग से पैसा नहीं लेते हैं। हम छोटे स्तर पर चंदा लेते हैं जिसे लोग अपनी मर्जी से देते हैं। कोल्लम की घटना में वे हमारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते और उनका बर्ताव नाजायज नहीं है। राहुल की यात्रा के 5वें दिन यानी 12 सितंबर को कांग्रेस ने अपने ट्वीट अकाउंट से खाकी की एक निक्कर की तस्वीर शेयर की थी। इसमें लिखा, देश को नफरत से मुक्त कराने में 145 दिन बाकी है। इस पर आरएसएस ने कहा कि इनके बाप दादा ने संघ का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन संघ रुका नहीं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर सिख विरोधी दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया था। बेगूसराय गोलीकांड के 2 दिन बाद बिहार पुलिस मास्टरमाइंड केशव ने गिरफ्तार कर लिया है। केशव को झारखंड की झारखंड पर पकड़ा गया, जिसके बाद उसे बेगूसराय पुलिस दिया गया। अन्य 3 संदिग्ध युवराज, अर्जुन और सुमित को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नेशनल हाईवे नंबर 28 पर 13 सितंबर को 5 जगहों पर बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मास्टरमाइंड केशव से पूछताछ जारी है। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। खुलासे चौंकाने वाले हो सकते। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय गोलीकांड मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस घटना करा है। मंत्री ने कहा कि इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए। बिहार सरकार अपराधी पाने में लगी है। इस मामले में हिंदुओं का नाम दिखा रहे हैं। चारों अपराधियों में सुमित मुख्य किरदार बताया जा रहा है। उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और हिस्ट्री शीटर भी है। केशव और बाकी के दोनों अपराधी इससे अंदर में की काम करते हैं। सूत्रों के अनुसार सुमित का कनेक्शन शराब के अवैध धंधे से भी है। 14 सितंबर को केशव उर्फे नागा के 4 भाइयों में से एक को पुलिस ने उठाया था। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद केशव बिहट से भागा। इसी क्रम में ट्रेन में पकड़ा गया। वह बिहट में ही पेट्रोल पंप लूट कांड में पहले जेल जा चुका है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 28 स्थित गोधना क्षेत्र में 13 सितंबर को शाम 4 बजे फायरिंग की वारदात सामने आई थी। चली इस फायरिंग में हाईवे के 25 किलोमीटर के बीच 5 जगहों पर बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई थी। फायरिंग में 11 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फायरिंग वाली 5 में से 4 जगहों पर लोगों ने कहा एक बदमाश बाइक तो पीछे बैठा, जिसे मन किया गोली मारता रहा। वहीं महलीपुर चौक पर पान की दुकान पर बैठे युवक ने कहा कि उसने देखा कि 3 बाइक से बदमाश आए थे। शाम करीब 4:30 बजे यही पहली वारदात हुई। बदमाशों ने भारत फाइनेंस की कर्मचारी विशाल कुमार को गोली मार दी। विशाल अपना काम पूरा करने के बाद पैसा जमा कराने के लिए दुल्हारपुर स्टेट बैंक के पीछे अपने कार्यालय जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने गोधना स्कूल के पास उन्हें गोली मार दी। इसके बाद गोधना ठाकुरवाड़ी के पास बरौनी फ्लैग निवासी चंदन कुमार को गोली लगी। चंदन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदमाश पहले स्पॉट से आधा किलोमीटर दूर स्थित तेघड़ा थाना की सीमा पर पिढोली चौक पहुंचे। तब शाम के करीब 4:40 हुई थी। यहां भी बदमाश फायरिंग करते रहे। पिढोली निवासी ब्रुज किशोर पाठक के 30 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार को गोली लगती है। गौतम यहाँ के संगीता गैस एजेंसी में काम करते हैं। वह एजेंसी से गैस सिलेंडर उतार कर लौट ही थे कि बदमाशों की फायरिंग में उन्हें गोली लग जाती है। वे वहीं अचेत पड़ जाते हैं। उसके बाद बदमाश यहाँ से भी आराम से निकल जाते हैं।
तीसरा स्पॉट फुलवारिया थाना क्षेत्र का मोती चौक है। बदमाश करीब 4:50 पर दूसरे स्पॉट से 7 किलोमीटर दूर फुलवारिया थाना क्षेत्र के मोती चौक पहुंचा। तेगड़ा अयोध्या चौक पर रघुनंदनपुर निवासी दीपक कुमार को पीठ में गोली मार दी। वहीं अयोध्या चौक पर ही समस्तीपुर जिले के सराय थाना क्षेत्र के एरोरिया में गांव निवासी नीतीश कुमार और बरौना फ्लैग निवासी अमरजीत को भी गोली मार दी। इसके बाद बदमाश फुलवारी से नेशनल हाईवे नंबर 31 की तरफ गए। 30 किलोमीटर दूर बदमाश महलीपुर चौक पहुंचे। इस समय 5 बज रहे थे। पान की दुकान पर एक युवक ने बताया कि किनारे 3 लोगों पर बदमाशों ने गोलियां चलाई। जीतू पासवान को सबसे पहले गोली मारी गई। इसके बाद रंजीत कुमार और ललित कुमार घायल हुए। पान की दुकान पर भी गोली, लेकिन गनीमत रही कि यह गोली की नहीं लगी। दुकान पर बैठे युवकों ने बताया कि 3 बाइक पर बदमाश थे। हालांकि और जगहों पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक ही बाइक पर 2 बदमाश थे जो फायरिंग कर रहे थे। अब लेते हैं खबरों में एक छोटा सा विराम। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहरा न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पर्ण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही राता करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। हो लगे जग सारा जय, युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान कर मत भागो तो। कुछ किए जयकार नहीं होती, कुछ करने वालों की हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। लीवर बीमारी से पीड़ित एक 12 साल की बच्ची ने घर में लगे नीम के पेड़ के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या से पहले बच्ची ने YouTube पर लिवर सिरोसिस की बीमारी के बारे में काफी सर्च किया था। इसके बाद उसने अपनी जान दे दी। उसका जिला अस्पताल से इलाज से चल रहा था। मूल रूप से हरदोई निवासी अपने परिजनों के साथ नोएडा के गिजोड़ गांव की कॉलोनी में पिछले काफी समय से रहते थे। कुछ महीनों से उसकी 12 साल की बेटी मुस्कान उर्फे सोनाक्षी की तबीयत खराब चल रही थी। राम रतन ने बेटी को चिकित्सकों को दिखाकर जांच कराई तो पता चला कि उसे लिवर सिरोसिस नाम की गंभीर बीमारी है। इसके बाद मुस्कान अक्सर परेशान रहती थी। ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि मुस्कान ने अपने मोबाइल फोन पर लिवर सिरोसिस के बारे में कई बार सर्च किया था। लिवर सिरोसिस की गंभीर बीमारी और इसके इलाज पर आने वाले खर्च, परिवार की खराब माली हालत को देखते हुए मुस्कान उर्फे सोनाक्षी ने आत्महत्या का कदम उठाया है। मां की दोनों किडनियां खराब है। राम रतन ने बताया कि उसकी पत्नी की दोनों किडनी खराब है। उनकी दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस होती है। मुस्कान अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और बेटा नोएडा प्राधिकरण में नौकरी है। एक बेटा और है, वह मजदूरी करता है। उसी दिन कराया डाटा रिचार्ज कराया था जिस दिन उसने आत्महत्या। भाई चाय मुस्कान ने बनाई थी। उसके पास कीपैड वाला फोन था। कभी कभार ही मेरा फोन लेती थी। कल उसने डाटा रिचार्ज करवाया था, फोन लिया। उसके बाद ही उसने लिवर सिरोसिस के संबंधित वीडियो देखे थे। मेरठ के शास्त्री नगर में बुधवार को हुई दिन दहाड़े की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या उसी की पत्नी नीतू शर्मा ने अपने ममेरे भाई डॉक्टरों से कराई थी। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। प्रदीप नीतू का दूसरा पति था जो रिश्ते में उसका देवर भी लगता था। पति की मौत के बाद अपने देवर प्रदीप से दूसरी शादी रचाई थी। पुलिस पूछताछ में मास्टरमाइंड नीतू शर्मा ने जो खुलासा किया उसे पुलिस भी हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया कि ऐसी जिंदगी से तो विधवा की जिंदगी ही बेहतर है। नीतू शर्मा पति के कत्ल में सलाखों के पीछे जा चुकी है। 13 सितंबर के दोपहर का समय था। प्रदीप शर्मा घर से निकला था, तभी बाइक पर 2 हमलावर पहुंचे और प्रदीप के सीने में पिस्तौल से गोली मार देते हैं। प्रदीप खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोग घायल को कॉलेज ले गए जहां डॉक्टर मृत घोषित करते हैं। अब शुरू होती है हत्यारों की। पीयूष कुमार सिंह को भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस प्रदीप के परिजनों से जानकारी करती है। तभी प्रदीप के पिता देवेंद्र शर्मा पुलिस अधिकारियों को बताते हैं कि किसी और ने नहीं, मेरी बहू यानी प्रदीप की पत्नी नीतू ने। बागपत के सबका गाने वाले नीतू शर्मा की शादी 7 जुलाई 2007 को मेरठ के बमनपुर के राहुल शर्मा से हुई थी। राहुल मेरठ शहर में शास्त्री नगर था। 8 नवंबर 2016 को नीतू शर्मा के पहले पति राहुल की बवाना रोड पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पति राहुल की मौत के बाद नीतू ने अपने देवर से शादी रचाने का फैसला लिया। पहले पति की मौत के 8 महीने नीतू ने अपने देवर प्रदीप से कोर्ट मैरिज कर ली। प्रदीप के पिता देवेंद्र भी यही सोच, बड़े बेटे की मौत हो गई, अब बहू पैगी और पैगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही नीतू शर्मा दूसरे बेटे की भी जान ले लेगी। नीतू ने पुलिस को बताया। शराब पीकर प्रदीप बेइज्जती करता। पत्नी ने पुलिस के सामने अपना जो कर दिया है। उसने पुलिस को बताया कि प्रदीप पहले मेरा देवर लगता था, बाद में उससे दूसरी, लेकिन उसके प्रदीप का नेचर बदल गया, पीकर मुझे टॉर्चर करता। भाई की मौत पैसों की करने लगा था। प्रदीप ने फरवरी 2022 में पत्नी भाई दीपांशु शर्मा जानलेवा हमला करने का एक केस दर्ज करवाया था। पूछताछ में नीतू शर्मा ने बताया कि मैं सब खो चुकी हूँ, राहुल की जान चली गई। उसके बाद घर चलाने के लिए प्रदीप से शादी की, लेकिन प्रदीप भी मुझे टॉर्चर करने लगा। वह रात में बहुत लेट घर आता था, कहीं आता भी नहीं था। प्रदीप ने अपने पिता से गांव की जमीन भी बिकवा दी थी और पैसा भी देना चाहा जिस मकान में मैं रहती हूँ। पति प्रदीप ने उसका भी सौदा कर लिया था। मैं आर्थिक और मानसिक रूप टूट चुकी थी। मैं यह बात अपने ममेरे भाई दीपांशु को बताई। उसके बाद हमने मिलकर पति प्रदीप की हत्या की साजिश। उन्होंने पुलिस को कहा कि मैं विधवा ही अच्छी हूँ। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरे भाई दीप की मत 1.5 लाख रुपये में शूटर हायर
की 8 सितंबर को भाई दीपांशु के साथ शूटर से मिली, जहां प्रदीप की हत्या कराने का सौदा किया। प्लानिंग बनाई कि प्रदीप शर्मा को फैसला करने के झांसे में कर घर बुलाया जाए और मौका देखते ही उसकी हत्या कर दी जाए। नीतू ने पति प्रदीप से कहा कि वह दोनों बच्चों पीयूष शर्मा और पीयूष शर्मा के नाम 5-5 लाख रुपए की एफडी करा देगा तो मैं उसे अपने साथ घर में रख लूंगी। इस पर प्रदीप से बात की तो वह राजी हो गया। बुधवार को प्रदीप अपने घर आया। पहले से ही शूटर मनीष और समीर बाइक पर मंदिर के पास खड़े थे। प्रदीप दोस्त भीष्म की गाड़ी से पहुंचा, तभी घर के गेट पर पत्नी नीतू ने कहा कि बैंक चलना है, तुम श्राद्ध का दोना रख आओ। प्रदीप श्राद्ध का दोना लेकर चला, तभी पीछे से दोनों शूटर समीर और मनीष ने हत्या कर दी। शूटर समीर निवासी गैसूपुर थाना बावनपुर को पुलिस ने गुरुवार को मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया है। सर्वे की घोषणा राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। गुरुवार सुबह सर्वे टीम पहुंची और 12 पॉइंट्स पर रजिस्टर मदरसों से ज्यादा में नॉन रजिस्टर मदरसे बने हुए हैं। मदरसों के संचालक और मौलवियों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। वाराणसी में सर्वे को मदरसों और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बताया गया है। इतना ही नहीं, मदरसों के साथ सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की जांच की मांग भी की गई है। शामली के मदरसा नूरिया तलाही के ने कहा, हम मदरसों को आसपास के लोगों से चंदा लेकर चलाते हैं और इन पर भी सरकार की नजर है। इन मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, फंड कहां से आता है, जैसे सवालों के साथ मीडिया ने यूपी के 9 शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट की। गुरुवार को जिला उप संख्यक अधिकारी ने बिना मान्यता के चलने वाले मदरसा दारुल सलाम का सर्वे किया। टीम मदरसे में आधा घंटा रुकी। टीम ने 12 पॉइंट्स पर मदरसे संचालक और मुफ्ती से जानकारी ली। मदरसे के मुफ्ती इमरान कुरैशी ने कहा कि इन्हें इस सर्वे से कोई एतराज नहीं है। वो सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, मगर सर्वे की कार्रवाई के बाद उम्मीद करते हैं कि सरकार बिना मान्यता वाले मदरसों को भी सहयोग देगी। मदरसों की स्थिति को सुधारा जाएगा। उनके मदरसे में अरबी, उर्दू के साथ कंप्यूटर, अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ मदरसा मोइन उल इस्लाम के प्रधानाचार्य मौलाना उजैर अलाम का कहना है कि बिना मान्यता प्राप्त के चलने वाले मदरसों की जांच का स्वागत करते हैं। लोगों से कहता हूं कि इस सर्वे को गलत तरीके से न देखें, बल्कि अच्छी उम्मीद रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से मांग की है कि सर्वे के बाद मदरसों की स्थिति को सुधारने का काम किया जाएगा। वाराणसी में 2 मदरसों में सर्वे हुआ है। सर्वे को लेकर टीचर्स एसोसिएशन मदारिस से अरबिया के जिला सचिव डॉक्टर नबी जान ने कहा कि सर्वे की कार्रवाई मदरसों और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। सरकार अन्य शिक्षा संस्थानों का सर्वे क्यों नहीं करा रही है? इन मदरसों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती जो राष्ट्र विरोधी हो। यहाँ पर आतंकवाद का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। यह सर्वे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सर्वे के नाम पर मुस्लिम समाज का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। यदि किसी मदरसे में राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो रही है तो सरकार जांच कराने के लिए स्वतंत्र है। वाराणसी के मदरसा इस्लामिया के संचालक और मौलवी अब्दुल कयूम ने कहा कि अच्छी बात होगी कि सर्वे कराने के बाद सरकार हमें मान्यता दे दे, क्योंकि हमारी कमेटी वाले लोगों ने मान्यता नहीं ली है। हम लोगों ने काफी कोशिश की मान्यता लेने की, मगर नहीं मिला। हमारे मदरसे मानक के हिसाब से सटीक नहीं है। कक्षा और सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है। चंदा इतना झूठ ही नहीं पाता कि इन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। सिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता और मौलवी हाजी फरमान हैदर ने कहा कि मदरसों का सर्वे सही तरीके से होना चाहिए। सर्वे सरस्वती शिशु मंदिर की भी होनी चाहिए। वहां के फर्जी मास्टरों की जांच होनी चाहिए। सरकार सर्वे के साथ ही मदरसों की मदद भी करे। बनारस में 100 साल पुराने मदरसे हैं। यहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऐसा होता तो इसका कुछ न कुछ इफेक्ट समाज में दिखता ही। तालीम जहां पर दी जाती है वहां से आतंकवादी नहीं निकलते। वाराणसी में उलेमा काउंसिल के संस्थापक अमीनुद्दीन ने कहा कि सरकार मदरसों का सर्वे कराए। हम सरकार को उनके काम से क्यों रोके? जिन मदरसों को मान्यता नहीं है उनका संचालन जकात के होता है। जकात से मदरसों का मानक अनुसार संचालन करना मुश्किल है। हर मदरसे को सरकार के क्राइटेरिया में आना चाहिए। मदरसों में उर्दू मीडियम में पढ़ाई होती है। यह मुस्लिमों की धार्मिक भाषा नहीं है।
भारत में ही जन्मी और यहीं पर पली बड़ी धार्मिक ग्रंथ यहाँ पढ़ाए जाते हैं, मगर उसके साथ विज्ञान और हिंदी सब कुछ पढ़ाया जाता है। मेरठ में मदरसों के सर्वे को लेकर शहर काजी और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर जैनुल सजीदुद्दीन सिद्दीकी ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मदरसों में जो सर्वे किया जा रहा है उसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। हम मदरसों में सर्वे का एतराज नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिमों के मदरसों का ही सर्वे क्यों किया जा रहा है? मदरसों में कुछ छुपा नहीं है, यह समाज के सुधारने का काम करते हैं। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके इसकी जांच की जाए। जैनुल साजिदुद्दीन ने कहा कि यह वही मदरसे हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। जितने भी धार्मिक पाठशाला है सभी का सर्वे किया जाना चाहिए। हम जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जांच में हमेशा सहयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर मेरठ के मदरसा इमदादुल इस्लाम के मौलाना मशहूद उर रहमान शाहीन का कहना है कि मदरसे में मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, उसकी वजह से इंसानियत और देश प्रेम का जज्बा दिल में पैदा होता है। लखनऊ के दाऊद उलूम नदवा में सर्वे हुआ। इस पर नदवा के वाइस प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज भटकली ने कहा कि हम सर्वे का खुला दिल से स्वागत करते हैं। सरकार को जो जवाब चाहती है हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। कन्नौज में कुल 203 मदरसे हैं, इनमें से सिर्फ 13 ही रजिस्टर्ड है, बाकी सभी नॉन रजिस्टर्ड है। इन मदरसों में उर्दू और अरबी के अलावा कोई अन्य विषय नहीं पढ़ाया जाता। जब अमियातुल अहमदिया मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना मोहसिन रजा ने बताया कि मुस्लिम धर्म में यह परंपरा है कि हर व्यक्ति अपनी इनकम को 2.5% पैसा गरीबों की मदद के लिए जमा कराएगा। लोगों की इनकम का वही हिस्सा उनके मदरसे में लोग जमा कराते हैं। इसके अलावा 2 किलो 40 ग्राम अनाज फितरा के तौर पर हर मुस्लिम परिवार अपने समाज के जरूरतमंदों के लिए निकालता है। फितरा के माध्यम से काफी अनाज भी मदरसे को मिल जाता है, जिससे बच्चों को तालीम और अन्य शिक्षा देने का काम किया जाता है। चंदौली जिले के सैयद राजा कस्बा स्थित अरबिया अजीजुल उलूम मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी शमशाद खान ने बताया कि मदरसे में मोहल्ले के 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बाहर के होते हैं और तो उनके रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। बच्चों को खाना वगैरह मदरसे ही मिलता है। हम लोग मदरसा चलाने के लिए ज्यादातर चंदे पर ही निर्भर रहते हैं। मोहल्ले के लोग, आम लोग या फिर रमजान में जो ज़कात मिलता है उससे ही मदरसा चलते हैं। मऊ के अरबिया फैजुल प्रिंसिपल मोहम्मद मसीउल्लाह फैजी ने कहा कि सरकार मदरसों की जांच कर रही है, सही कर रही है, होना भी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षकों की लगभग 5 वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे जीवन यापन करना और छात्रों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए
सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां होके हवाए। हम है जियाले जीतने को हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत हम ही रातों का करते हैं।